एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके ज्यादातर कंट्रीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गरीबी और वायलेंस का शिकार हैं। वही एक कंट्री इन सब से डिफरेंट है और वो है मोरक्को। चाहे अरब स्प्रिंग हो, लिबिया में होने वाली सिविल वॉर हो या फिर अल्जीरिया और ट्यूनीसिया के पॉलिटिकल क्राइसिस हो, नॉर्थ अफ्रीका हमेशा से एक वॉलेटाइल एरिया रहा है। लेकिन इसी नॉर्थ अफ्रीका में होने के बावजूद मोरक्को बहुत पीसफुल और स्टेबल है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? मोरक्को का हाल अपने पड़ोसियों जैसा क्यों नहीं है? ऐसी क्या चीज है जो मोरक्को को बाकी इन सब कंट्रीज से डिफरेंट बनाती है? क्या वो ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है या कुछ और? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया के सबसे वोलेटाइल रीजन्स में होने के बावजूद मोरक्को इतना स्टेबल क्यों है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर आप सब लोगों से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक्टिव सब्सक्राइबर्स ना होने की वजह से बहुत सी वीडियोस की रीच कम होती है। सो प्लीज डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। मोरक्को के सबसे बड़े जियोग्राफिकल एडवांटेज की बात करें तो वो है एटलस माउंटेन रेंज। मोरक्को की सारी सदर्न साइड इन्हीं पहाड़ों की वजह से महफूज है। इन पहाड़ों ने हमेशा से मोरक्को को सदर्न साइड से किसी भी दुश्मन के अटैक से बचाया है, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता इतना पथरीला और खतरनाक है कि कोई बड़ी आर्मी इसे क्रॉस नहीं कर सकती। और फिर इन पहाड़ों से भी बड़ी प्रोटेक्शन है मोरक्को के साउथ ईस्ट में मौजूद सहारा डेजर्ट। ये दुनिया के गर्म और खतरनाक तरीन रेगिस्तानों में से एक है। इस रेगिस्तान को क्रॉस करना अपने आप को मौत के मुंह में डालने जैसा है, और इसीलिए कभी भी किसी बड़ी आर्मी ने ये डेजर्ट क्रॉस करके मोरक्को पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की। मोरक्को को एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि उसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन जबकि नॉर्थ में मेडिटरेनियन सी है। इन दो समुद्रों की एक्सेस होने की वजह से मोरक्को ग्लोबल ट्रेड रूट से कनेक्टेड है। इसी तरह मोरक्को नॉर्दर्न साइड पर मौजूद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की एक साइड भी कंट्रोल करता है। ये अफ्रीका और यूरोप के बीच मौजूद सिर्फ 13 किलोमीटर का एरिया है। ये चोक पॉइंट हमारी दुनिया के बिजिएस्ट ट्रेड रूट्स में से एक है, जो अटलांटिक ओशन को मेडिटरेनियन सी से कनेक्ट करता है। इसी चोक पॉइंट ने मोरक्को को यूरोप और अफ्रीका के बीच बिजनेस और कल्चर का गेटवे भी बनाया हुआ है। इसी तरह ये टैंजियर मेड पोर्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा और एडवांस्ड पोर्ट है, जहां हर साल लाखों की तादाद में कंटेनर्स आते हैं, और ये मोरक्को को दुनिया के 170 सी पोर्ट से भी कनेक्ट करता है। ये पोर्ट यूरोप और अफ्रीका के बीच ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब भी है। मोरक्को को यूरोप से करीब होने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि उसके यूरोपीय यूनियन कंट्रीज के साथ जबरदस्त इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। यूरोप की चीजें, लोग और आइडियाज मोरक्को में आते रहे हैं, स्पेशली स्पेन और फ्रांस से, जिसकी वजह से मोरक्को में आपको बर्बर, अरब्स, अफ्रीकन्स और यूरोपियन सब नस्ल के लोग मिलेंगे, और यही चीज उसे एक कल्चरल क्रॉस रोड भी बनाती है। नाउ दिस ज्योग्राफी इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू मोरक्को स्टेबिलिटी। मोरक्को की एक डीप और रिच हिस्ट्री भी है, जिसने उसे स्टेबल बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मोरक्को की कहानी शुरू होती है आज से 12,000 साल पहले, जब बर्बर लोग इधर नॉर्थ अफ्रीका में आकर आबाद हुए। नॉर्थ अफ्रीका के इस हार्श एनवायरनमेंट की वजह से ये लोग काफी सख्त जान बन गए। फर्स्ट सेंचुरी सीई में मोरक्को रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया और वॉल्यूबिलिस को इस एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना दिया गया। लेकिन रोमन एम्पायर के बाकी शहरों के बिल्कुल ऑपोजिट मोरक्को का ये सारा पहाड़ी इलाका बर्बर्स के कंट्रोल में ही था, क्योंकि रोमन एम्पायर के लिए इस पहाड़ी इलाके में कंट्रोल रखना मुश्किल था। फिर 7वीं सदी में इस्लाम मोरक्को तक फैल गया, जिसने उसे कल्चरली और पॉलिटिकली पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये एड्रेसिड डायनेस्टी का दौर था और मोरक्को इस्लामिक वर्ल्ड में एजुकेशन, बिजनेस और कल्चर का सेंटर बन गया। फिर 11वीं और 12वीं सदी में मोरक्को अल-मुरव्विद और अल-मुवाहिद डायनेस्टीज के अंडर अपनी पीक पर पहुंच गया। अल-मुवाहिद ने एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाई जो स्पेन से लेकर लिबिया तक फैली हुई थी। उस टाइम मोरक्को आर्किटेक्चर, साइंस और कल्चर का हब था। लेकिन फिर इनका डाउनफॉल शुरू हुआ जब ये लगातार स्पेन से वॉर्स हारे और मोरक्को फाइनली मरीनी सल्तनत के कंट्रोल में चला गया। मोरक्को 15वीं सदी के मिड तक मरीनी सल्तनत के कंट्रोल में रहा, और उसके डाउनफॉल के बाद वो वत्तासी, सादी और फिर फाइनली अलावी सल्तनत के कंट्रोल में चला गया। ये अलावी सल्तनत ही है जो 17वीं सदी से लेकर आज तक मोरक्को पर हुकूमत करती आई है। मोरक्को को स्टेबल और आजाद बनाने में इस सल्तनत का बहुत बड़ा हाथ है। 19th और 20th सेंचुरी में जहां अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज पूरी तरह
यूरोप की कॉलोनीज बन गए, वहां मोरक्को ने फुल कॉलोनाइजेशन को भरपूर तरीके से रेजिस्ट किया और फिर फाइनली 1912 में ये फ्रेंच और स्पेनिश एम्पायर की प्रोटेक्शन में चला गया। लेकिन उस टाइम भी अलावी सल्तनत का अपने लोगों पर भरपूर कंट्रोल था और वो लोगों को यूरोपियन कंट्रोल से आजादी हासिल करने के लिए उकसाती रही। बिलाखिर 1956 में मोरक्को आजाद हो गया और एक बादशाहत के तौर पर वर्ल्ड मैप पर उभरा और तब से लेकर आज तक जो मोरक्को के लीडर्स आए उनकी ही पॉलिसीज ने मोरक्को को इतना स्टेबल बनाया है। किंग मोहम्मद 6 जो इस वक्त मोरक्को के बादशाह हैं, इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि कैसे आप अपनी हिस्ट्री और कल्चरल आइडेंटिटी के साथ मॉडर्नाइजेशन को ब्लेंड करते हो। किंग मोहम्मद ने जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लिए हैं उन पर थोड़ी नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे इन पॉलिसीज ने मोरक्को को अपने पड़ोसियों की बनिस्बत इतना स्टेबल बना दिया है। अगर हम अल्जीरिया और लीबिया से कंपेयर करें जो कि ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स पर बहुत हैवीली डिपेंडेंट हैं, मोरक्को ने अपनी इकोनॉमी को बड़े जबरदस्त तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है और उसकी ऑयल और गैस जैसी इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंस बहुत कम है। मोरक्को ने एक डाइवर्स इकोनॉमी बिल्ड की हुई है जिसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स की फोकस है। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो मोरक्को के पास दुनिया के 70% फॉस्फेट के रिजर्व्स हैं और इसी वजह से मोरक्को पूरी दुनिया में फॉस्फेट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। अब फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, ये जो खेतों में खाद डलती है जिसकी वजह से ये फसलें उगती हैं, वो इसी फॉस्फेट से बनती हैं। अगर फॉस्फेट ना हो तो पूरी दुनिया जबरदस्त फूड शॉर्टेज का शिकार हो जाएगी और अरबों लोग भूख से मर जाएंगे। फॉस्फेट सेक्टर मोरक्को की इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जिसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 3% है और इसकी वजह से करीबन 21,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसी तरह एग्रीकल्चर भी मोरक्को की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इस सेक्टर में वहां के ऑलमोस्ट 30% लोग काम करते हैं। नॉर्थन मोरक्को के कुछ एरियाज जैसे कि गर्ब और हुआज की जमीन बहुत फर्टाइल है और वहां बहुत सी किस्म के अनाज उगाए जाते हैं और सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि इन एरियाज में ऑलिव्स और सिट्रस फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं जो फिर यूरोप को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के साथ इतनी बड़ी कोस्ट लाइन की वजह से मोरक्को सी रिसोर्सेज में भी माला माल है। मोरक्को सार्डीन फिश एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया की 50% सार्डीन फिश मोरक्को एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह मोरक्को मैक्रेल, ऑक्टोपस और श्रिम्प्स जैसी सी फूड भी एक्सपोर्ट करता है। मोरक्को की फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंट्री के जीडीपी में 2 to 3% कंट्रीब्यूशन के साथ 1,70,000 लोगों को रोजगार देती है। 2022 में इस फिशिंग सेक्टर ने $1.9 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो मोरक्को सनलाइट से माला माल है। स्पेशली ये सहारा डेजर्ट वाला एरिया सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल है। सहारा डेजर्ट में मौजूद नूर और जजेड सोलर कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है जो इतनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि 10 लाख घरों को बिजली दी जा सकती है। इसी तरह मोरक्को की जो अटलांटिक ओशन के साथ कोस्ट लाइन है वो विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए आइडियल है। तरफाया और तंजीर विंड फार्म्स इसकी एक बड़ी एग्जांपल है। मोरक्को की गवर्नमेंट का एम है कि 2030 तक उसकी 52% एनर्जी इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही हो। इसी तरह मोरक्को नेचुरल सीनिक ब्यूटी से भी माला माल है। ये खूबसूरत पहाड़ और रिच हिस्ट्री मोरक्को को टूरिज्म के लिए भी एक आइडियल कंट्री बनाते हैं। अनलाइक अल्जीरिया एंड लीबिया जिनके बड़े स्ट्रिक्ट वीजा रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई टूरिज्म एग्रीमेंट्स भी नहीं है, मोरक्को में हर साल लाखों यूरोपियन टूरिस्ट आते हैं और इसकी वजह मोरक्को का डाइवर्स लैंडस्केप है जिसमें सहारा डेजर्ट और एटलस माउंटेन रेंज जैसे कुदरती शाहकार आते हैं। इसी तरह मराकेश, फास और शफशवन जैसे शहर अपनी यूनिक और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर की वजह से टूरिस्ट्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं। मोरक्को के जीडीपी का 7% टूरिज्म जनरेट करती है और लाखों मोरक्कन्स के लिए ये मेन सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। इसी तरह मोरक्को ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया हुआ है, स्पेशली ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में। टंजीर ऑटोमोटिव सिटी ने मोरक्को को अफ्रीका का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्टर बना दिया है, जहां पर अब रेनॉल्ट और प्यूजो जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए गाड़ियां बनाई जाती हैं। इसी तरह मोरक्को जहाजों के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने का भी हब बन चुका है। बोइंग, एयरबस और सैफरन जैसी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ फ्यूजलाजेस, इंजन कंपोनेंट्स, वायरिंग सिस्टम और लैंडिंग गियर जैसे एयरप्लेन पार्ट्स बनाए जाते हैं। इस कोलैबोरेशन ने मोरक्को को ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री
इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लेयर बना दिया है। इस इंडस्ट्री के थ्रू मोरक्को न सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बल्कि उसने 20,000 के करीब जॉब्स भी क्रिएट की हुई हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिला है। तो मोरक्को का इकोनॉमिक मॉडल बाकी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के मुकाबले में ज्यादा डाइवर्स और स्टेबल है, और इसकी पहली वजह यूरोपियन कंट्रीज के साथ इसके अच्छे रिलेशंस हैं। दूसरी वजह ऑयल पर कम डिपेंडेंस है। तीसरी वजह मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस और इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं मोरक्को की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी की, जिसने उसे इतने वोलेटाइल और डेंजरस एरिया में होने के बावजूद इतनी स्टेबिलिटी और ग्रोथ दी है। अब जहां मोरक्को के पड़ोसी जैसा कि ट्यूनीशिया और इजिप्ट अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हासिल करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं, वहीं मोरक्को अपनी प्रो बिजनेस पॉलिसीज और न्यूट्रलिटी की वजह से नॉर्थ अफ्रीका का इन्वेस्टमेंट हब है। यूरोप से करीब होने की वजह से मोरक्को यूरोपीय यूनियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक पार्टनर भी है। मोरक्को का 60% ट्रेड यूरोपीय यूनियन के साथ होता है, और यही ट्रेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सोर्स भी है। यूरोप के बड़े ऑटोमोटिव जायंट्स जैसे कि रेनॉल्ट और प्यूजो ने मोरक्को में कार फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं, जिनकी वजह से आज मोरक्को अफ्रीका का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्टर भी है। इसी तरह मोरक्को का एग्रीकल्चरल सेक्टर भी यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होने की वजह से बहुत फायदा उठाता है। इन एग्रीमेंट्स की वजह से फ्रूट्स, सब्जियां और सी फूड आसानी से यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट होते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम मोरक्को के पड़ोसी अल्जीरिया और लीबिया को देखें तो उन्हें अपना फूड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। यूरोप के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखने का एक और फायदा ये भी है कि मोरक्को ने यूरोप के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, जिससे दोनों तरफ लोग आसानी से आ जा सकते हैं। मोरक्को अफ्रीका से यूरोप जाने वाले माइग्रेशन फ्लोज को भी मैनेज करता है, और इसी वजह से उसके स्पेन और फ्रांस के साथ भी जबरदस्त डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। इसी तरह अगर हम मोरक्को की अफ्रीका में डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी की बात करें तो 2017 में वो एक बार फिर अफ्रीकन यूनियन में शामिल हो गया, और इसके बाद उसने सब सहारन अफ्रीका में बहुत हेवीली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, स्पेशली बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसकी वजह से मोरक्को का यहाँ इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा। इसी तरह मोरक्को नाइजीरिया मोरक्को गैस पाइपलाइन को भी फंड कर रहा है, जिससे नेचुरल गैस नाइजीरिया से मोरक्को और फिर वहां से यूरोप को जाएगी। मोरक्को अफ्रीका में पीस मीडिएटर के तौर पर भी काम करता है, और इसकी एग्जांपल है लीबिया में होने वाली पीस टॉक्स जो मोरक्को ने फैसिलिटेट की थी। मिडिल ईस्ट की बात करें तो मोरक्को जियोग्राफिकली मिडिल ईस्ट से दूर होने के बावजूद उससे बड़ा डीपली कनेक्टेड है। मोरक्को के सऊदी अरब और यूएई के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और इसके बदले में उसे इन दोनों कंट्रीज से फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलती है। मोरक्को पैलेस्टीनियंस के राइट्स के लिए बनाई गई अल कुद्स कम्युनिटी को भी लीड करता है, और साथ साथ इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखता है। इसराइल के साथ अच्छे रिलेशंस रखने के लिए मोरक्को 2020 में एब्राहम एकॉर्ड का भी हिस्सा बन गया। मोरक्को की इस मूव से अमेरिका बहुत खुश हुआ, और बदले में मोरक्को के लिए बहुत सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा भी खोल दिया गया। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मोरक्को वो पहला कंट्री था जिसने 1777 में अमेरिका की आजादी को तस्लीम किया था, और इसकी वजह से आज भी अमेरिका मोरक्को का बहुत ख्याल करता है। अमेरिका मोरक्को को वेस्टर्न सहारा कॉन्फ्लिक्ट पर भरपूर सपोर्ट करता है, जिस पर हम अभी आगे बात करने वाले हैं। तो ऑल इन ऑल मोरक्को की बैलेंस डिप्लोमेटिक अप्रोच ने उसे इतना स्टेबल बनने में बहुत हेल्प की है, स्पेशली उस रीजन में जहां उसके बाकी पड़ोसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आग में जल रहे हैं। लेकिन कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होता जिसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, एंड मोरक्को इज नो एक्सेप्शन। इतनी स्टेबिलिटी के बावजूद मोरक्को कुछ ऐसे इंटरनल प्रॉब्लम्स का शिकार है जो उसकी इस सारी स्टेबिलिटी को बुरी तरह डैमेज कर सकते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है वेस्टर्न सहारा कॉन्फ्लिक्ट, जो कि शायद मोरक्को का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू है। ये बेसिकली एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है मोरक्को और पोलिसारियो फ्रंट के बीच इस एरिया पर, जिसे वेस्टर्न सहारा कहते हैं। मोरक्को ये क्लेम करता है कि वेस्टर्न सहारा के इस सारे एरिया पर उसका हक है, जबकि पोलिसारियो फ्रंट, जिसे अल्जीरिया भी सपोर्ट करता है, वो इस एरिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की डिमांड करता है। इस इशू की वजह से मोरक्को की अल्जीरिया के साथ भी टेंशन रहती है। मोरक्को ने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए लिमिटेड ऑटोनॉमी प्लान प्रपोज किया था, जिसे अमेरिका और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज की सपोर्ट भी हासिल थी, मगर फिर भी ये प्लान ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर सका। इसी तरह अगर इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने के बावजूद यंग लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, स्पेशली रूरल एरियाज में। एटलस माउंटेन रेंज के आसपास के ये सारे एरियाज बेसिक हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है। इसी तरह बड़े शहरों जैसे कि कासाब्लांका और रूरल एरियाज में जो फैसिलिटीज का डिफरेंस है, उससे भी एक सोशल टेंशन क्रिएट होती है। लेकिन दूसरी तरफ मोरक्को की गवर्नमेंट ने इन इश्यूज को हल करने के लिए ग्रीन मोरक्को प्लान और नेशनल इनिशिएटिव फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट जैसे इनिशिएटिव्स भी शुरू किए हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि मोरक्को की गवर्नमेंट इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए न सिर्फ सीरियस है बल्कि बहुत एक्टिवली उस पर काम भी कर रही है। जहां मोरक्को के बाकी पड़ोसी सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, वहीं मोरक्को अपने ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन को साथ लेकर तरक्की का सफर तय कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मोरक्को ये सफर तय कर पाएगा या फिर वो इन इंटरनल चैलेंजेस के सामने ढेर हो जाएगा? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर दें और ऐसी और जियोपॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।